लोग बहुत बदनसीब होते हैं जिन्हें प्यार नहीं मिलता। मतलब देखा कि इनको तो मैंने देखा है, फिर मेरे दिमाग में आया कि प्यार तो होना ही था। इतना खुश के शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। एकदम से यहाँ पे आप स्पिरिचुअल हीलिंग की बातें कर रहे हो। The mind is anger and greed and everything. बॉलीवुड मतलब भटकाव, नशे, ड्रग्स। Ori will be questioned in a rupees 252 crore drugs case. All eyes are going to be on Shraddha Kapoor as well. जितनी बुराई या टॉक्सिसिटी आपको बॉलीवुड में दिखती है, उतनी ही टॉक्सिसिटी स्पिरिचुअलिटी में भी है। अभी तो मेरे को पता है कि बॉलीवुड में जितनी स्पिरिचुअलिटी है वो शायद ही और कहीं होगी। आप जाओ जितना मंदिर में जाना है आपको, फिर किसी की बदुआ लो, किसी को झूठ बोलो, किसी की हाय लो, जितना मंदिर में आपको बैठना बैठो, आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ। आपको क्या लगता है मंदिरों में कितनों की प्रार्थना पूरी हो रही है? किसी की भी नहीं हो रही। कौन किसको बचाता है? जब जैसे कि 2008 में जब वो हमारे अंदर ही गए। बैठा है। हाँ, हमारे अंदर ही बैठा है। 2008 में मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा जो भी मैंने बचपन से कमाया था सब चला गया। क्या हुआ था? पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हुई थी, तो मेरा सब चला गया। तो अब मैं क्या, अगर भगवान को प्रार्थना करता तो क्या मेरे एक सूटकेस भर के पैसे आ जाते मेरे पास? लोग बोलते हैं हैव फेथ इन गॉड, वो गलत है। कि अगर आप डूब रहे हो तो बोल रहे हैं हैव फेथ इन गॉड, क्यों? गॉड आपको ऐसे हाथ आके पकड़ के बचाएगा? किसी को बचाया? जो डूब रहा है आदमी, उसको कभी बचाया भगवान ने? भीख मांगने के लिए नहीं कि भगवान मुझे पैसे दे दे, भगवान मुझे मेरी शादी करा दो भगवान। वो मंदिर का वो आपने दुरुपयोग कर लिया। उधर तो कुछ होना ही नहीं है। आपने सर गीता पढ़ी है? आपकी बातों में बहुत ज्यादा झलक रही है ये चीजें। मेरी तो लाइफ एक्सपीरियंस है, मैं तो कुछ पढ़ा हुआ बोलता ही नहीं हूँ। अब मैंने आपसे पूछा कि स्पिरिचुअलिटी आप सब कुछ छोड़ना, आपने कहा नहीं, सब कुछ छोड़ना स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। सही चीज को पकड़ना ही स्पिरिचुअलिटी है। कि सन्यासी वो नहीं है जो चले गए गुफाओं में, सन्यासी यही है जो संसार में रहकर धर्म का कार्य करे। मुझे कोई ऐसे वो ढकोसले वाले का टीका बीका लगा के वो कपड़े नहीं, मुझे सूट पहनना अच्छा है तो मैं सूट पहनूंगा। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। मैं इनफैक्ट अभी जितने भी लेक्चर्स देता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको क्या इंट्रोडक्शन में क्या बोलने आपके लिए, मैं बोलो गैंगस्टर आए हैं। बोली ये क्या बात हुई? आप तो गुरुजी हैं, योगी हैं। मैं जगत पिता ब्रह्मा। मैं बोला नहीं गुरुजी, आप मेरे को बोलोगे ना, फिर आप कल उंगली उठा के बोलोगे आपको हम गुरु समझते हैं, आपके हाथ में वाइन का ग्लास क्यों है? अरे मुझे वाइन पीनी है यार। मेरे सामने जब कोई बुद्धिस्ट बैठता है जो बुद्धिज्म करते हैं, ये सब लिखा हुआ है। सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज वेल वर्स फॉर्म में मिलेगा उनकी बुद्धिस्ट बुक्स में। तो इस्लाम वाले जो जिक्र मैं जब सीखने जाता हूँ इस्तांबुल में, बोले तुमने कहाँ से सीखा? मैं बोला मैं तो भाई भटक गया था। नमस्कार। अगर आप ऐसे ही डीप, माइंड ओपनिंग और सुपरनेचुरल कन्वर्सेशंस देखना पसंद करते हो तो गाइज अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे लिंक्स दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बिहाइंड द सीन्स और एक्सक्लूसिव चीज़ें हम डालते रहते हैं। गाइज फेसबुक पर और भी शॉर्ट कंटेंट आता रहता है, और आप इस पॉडकास्ट के छोटे छोटे पावरफुल मोमेंट्स देखना चाहते हैं तो हमारे द रियल वन क्लिप्स को अभी के अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। शायद उन पॉडकास्ट में से एक होने वाला है ये पॉडकास्ट जहां सिर्फ बातचीत नहीं होती। हो सकता है आपके अंदर आज इसको देखकर कुछ हिले, क्योंकि आज हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करने वाले। आज बात होने वाली है जीवन को देखने के एक अलग नजरिए की। एक अजीब चीज मैंने नोटिस करी है दुनिया में। जरा सोचिए, हर इंसान सिर्फ भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई सक्सेस के पीछे, कोई रिलेशनशिप के पीछे और कोई शांति के पीछे। लेकिन बहुत कम लोग रुककर ये पूछ पाते हैं मैं भाग कहाँ रहा हूं, और जिस चीज को ढूंढ रहा हूं क्या वो मेरे अंदर तो नहीं। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे इंसान बैठे हैं जिन्होंने जिंदगी के दो बहुत अलग चेहरे देखे हैं। एक तरफ बॉलीवुड की चमक, कैमरा, फेम और दुनिया की तालियां, दूसरी तरफ अंदर की खामोशी, कुंडलिनी, सांस, होश और वो सवाल जो इंसान को खुद से मिला देता है। इस पॉडकास्ट में देखिएगा कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है।
इनके लिए स्पिरिचुअलिटी है आप कैसे खाते हो, कैसे सांस लेते हो, कैसे सोचते हो और कैसे हर बात पर रिएक्ट करते हो, और सबसे ज़रूरी आप कितने होश में जीते हो। और गाइस सच कहूँ, मुझे लग रहा है आज का पॉडकास्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देगा, कुछ लोगों के अंदर कुछ स्विच ऑन भी कर सकता है। पूरा पॉडकास्ट देखना। तो गाइस स्वागत करते हैं आज विजय आनंद जी का द रियल वन पर। जैसे मैं एक दिन रील स्क्रॉल कर रहा था सर, रील स्क्रॉल करते करते एकदम से एक रैंडम रील मेरे सामने आई और मैंने देखा कि इनको तो मैंने देखा है। फिर मेरे दिमाग में आया कि प्यार तो होना ही था, अभी आदि पुरुष में आप थे, तो एकदम से यहाँ पे आप स्पिरिचुअल हीलिंग की बातें कर रहे हो स्पिरिचुअल टीचर की तरह। ये एकदम से कैसे इतना बड़ा रूपांतरण आया? आई थिंक जो स्पिरिचुअलिटी जो वर्ड है वो स्पिरिचुअलिटी जो आप समझते हैं, जो लोग समझते हैं, वो आई थिंक हर एक के अंदर होती है कहीं ना कहीं। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी बचपन से। तो जैसे कि मैंने जब पैसे कमाने शुरू किए और जब 14 साल का था, 14 साल की उम्र में मैंने फीस भरी और एक 21 दिन का कोर्स था सिद्ध समाधि योगा। सिद्ध समाधि योगा? हाँ, और उसके लास्ट के 7 दिन जंगल में थे, एकांत में, मतलब उनकी जो ग्रुप था उनके साथ, गुरुजी के साथ। तो खुद अपने पैसे देकर, माँ बाप से कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं, वो कोर्स ज्वाइन किया, 7 दिन जंगल में गए और वहाँ पर भी काफ़ी एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस हुए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो स्पिरिचुअलिटी जो है, जो एक भाव है स्पिरिचुअलिटी का, सीखने का, क्या है, हो क्या रहा है, जिंदगी है क्या, मतलब पैदा हुए, पैसे कमाने शुरू किए, बीवी बच्चे हुए, रिटायर हुए, मर गए, यही है कि इससे ज़्यादा भी कुछ है लाइफ में। तो वो जो एक खोज थी वो बचपन से ही थी। इनफैक्ट मेरी मदर के साथ में लगभग उसी एज में उनके किसी फ्रेंड के घर पे गया तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, बहुत सारी किताबें थी, मतलब हज़ारों किताबें होंगी। तो जब 2-2.5 घंटे बाद हम लोग निकल रहे थे तो मैंने बोला, अंकल एक बुक मैं ले सकता हूँ? तो बोला, नहीं बेटा, मैं ये अपनी बुक्स किसी को नहीं देता, ये सब मेरे बच्चों के जैसे हैं, तो ये मैं आपको सॉरी बोल के मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन बहुत क्यूरियस थे, बोला ये 14-15 साल के लड़के को चाहिए क्या? हाँ, तो मतलब मेरी लाइब्रेरी थी, कोई कॉमिक तो थे नहीं आरजी वारजी के। मतलब क्या चाहिए तुमको? तो मैंने फिर उनको बुक दिखाई। बुक का नाम था धम्मपदा। और वो बुक एक्चुअली आज भी मेरे पास है। और उस एज में जो मैंने ग्रीन मार्कर से जो मार्क किए थे चीज़ें, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बोलूँ, एक सेंटेंस बोलूँ कि इट्स बेटर टू स्पेंड 1 डे इन द कंपनी ऑफ अ वाइज मैन देन टू स्पेंड 1,000 days विद अ फूल। तो इस तरह की बहुत सारे वेरी डीप फिलोसफीज होते हैं, बहुत सारी। तो ये जैसे कि ये फिलोसफी जो पर्टिकुलरली मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तो मैंने गांठ बांध ली। मतलब मेरी जो फ्रेंड्स आज तक, जो भी मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, मेरे से 10, 15, 20, 25 साल ज़्यादा के रहे हैं, बड़े रहे हैं और ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा सुलझे हुए, ज़्यादा ज्ञानी। माई होल लाइफ हैव डन दैट। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, ये जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक्टर से स्पिरिचुअल नहीं बना, वो स्पिरिचुअलिटी तो बचपन से थी ही। इसीलिए मैं पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि ये पिछले जन्म के कर्म आप साथ में लेकर आते हैं। तो जो आपको जिस इंटरेस्ट के साथ आप पैदा होते हैं, आप देखिए कुछ बच्चे 4 साल की उम्र से पियानो में एक्सपर्ट हो जाते हैं। मतलब उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ से सीखा, क्या सीखा। कुछ लोग संस्कृत में बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो आपके पिछले जन्म के कर्म आप एज अ कैरी फॉरवर्ड लेकर आते हैं। वो एनर्जी, वो ज्ञान, वो आपके जो कर्म थे, अच्छे कर्म थे या बुरे कर्म थे, जो भी थे, वो सब आप साथ में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये मेरे पिछले जन्म का जो नॉलेज था वो खाली कैरी फॉरवर्ड हुआ। इसीलिए मुझे किसी बात का अहंकार भी नहीं है कि मैंने क्या किया, ये तो पहले से आया हुआ था, मैं तो खाली कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एक्टिंग से एकदम से ही ये रूप आना, बदलाव क्या आया जिंदगी में, चेंजेस क्या आए, ग्रोथ मिली आपको इसके बाद, या फिर मन जो है वो सब कुछ छोड़ने पे चला गया? जैसे आपने बोला कि अहंकार भी छूट गया, सब छूट गया। छोड़ने की बात क्या है ना, एक्चुअल में अभी आप क्या छोड़ रहे हैं या क्या पकड़ रहे हैं, वो सोचने वाली बात है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं एक्टिंग भी छोड़ रहा हूँ, बिजनेस भी छोड़ रहा हूँ, घर बार छोड़ के मैं जंगल में जा रहा हूँ, क्या आप किसी को छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, एक जीवन को छोड़ रहे हैं, कि एक जो चीज़ को पकड़ना चाहिए, जो आपको चीज़ एक्चुअली में आपके लिए बनी है, आप उसको पकड़ने जा रहे हैं। ओके। तो क्या छोड़ा क्या पकड़ा, कौन डिसाइड करेगा? क्या बात है। तो ये तो मैंने जब वाइफ के साथ
शादी की, जब मैंने सोनाली के साथ शादी की आज से 21 साल पहले, मैंने उसको उसी वक्त बोला था कि एक बात ध्यान में रखना, मैं कभी भी उठ के हिमालय हो या कोई जंगल हो या ऐसे किसी जगह पे, भले कोई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हो, मैं ये मेरे अंदर है फितरत कि शायद मैं ये करूं, क्या मंजूर है? तो उसने बहुत सोचा, फिर लास्ट ने बोला हाँ ठीक है। तो वो अंदर में अभी भी है। और मैंने तो इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया, क्योंकि मैंने किसी को बोल भी लिया कि 59 में मैं सब छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ। मतलब अभी 56 की एज है, 3 साल और बाकी हैं, जो निकालना है मेरे से निकाल लो, जो पूछना है पूछ लो, जो करवाना है करवा लो। मतलब ऐसा थॉट क्यों है अंदर से, पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि हो गया, अभी सब कर लिया। 95 कंट्रीज आई हैव बीन टू। हाँ, अभी भी आया हूँ, जिस ट्रिप से अभी आया 1 महीने पहले, 90 डेज का ट्रिप था अकेले, 12 कंट्रीज। और किस तरह की कंट्रीज? ऐसे नहीं लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिले, सान साल्वाडोर, बेलीज, मतलब कुछ कुछ कंट्रीज का तो नाम ही नहीं सुना होंगे लोगों ने यहाँ पे। तो उस तरह की कंट्रीज में अकेले, स्पेनिश लोग बात करते हैं, खाना अलग, एक दिन भी इंडियन खाना नहीं खाया, खाली एक ही बार एक रात को किसी ने बहुत तारीफ की, एक इंडियन मील खाया, बाकी सब वहाँ के लोकल खाना। तो एक अकेले एक्सप्लोर करना, क्योंकि आप इंग्लिश में एक कहावत है, द प्रोसेस ऑफ ट्रैवलिंग इज टू गो टू अ स्पेस where you don't know the language, you don't know the people, you don't know the food, you don't know the road, you don't know the culture, you don't know anything, and you're lost. And in that process of being lost, and in the process of losing yourself, you find yourself. अब हो क्या? लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बुक खरीदते हैं, बड़े बड़े कोर्स करते हैं कि वो साइकोलॉजी समझें, ताकि उन्हें ये समझ में आवे, बुक पढ़ के, किताब पढ़ के, प्रोफेसर से सीख के, स्कूल में जाकर, कि आप क्या हो। साइकोलॉजी और क्या है, एक ह्यूमन एनालिसिस क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने वो सब कभी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि मैं क्या हूं। और द मोमेंट यू फाइंड योरसेल्फ, जिस दिन आपको ये पता चल गया कि आप क्या हो, आपका अस्तित्व क्या है, आपकी रूह क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उस दिन आपको किसी को एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कोई आदमी आपके सामने आता है, एक सेकंड में आपको समझ में आ जाता है कि वो आदमी कौन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारी थोड़ा सा यूथ से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ अभी। हमारी नई ऑडियंस जो है वो 18 से 25 की बहुत बड़ा रेशो है। इनको बता सकते हैं आप कि मैं कौन हूँ, कैसे इस चीज़ को एलिब्रेट करें? क्योंकि मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स तो मन के जंजाल में फंसे हुए हैं कई, और उन्हीं में ही उलझे हुए हैं, रिलेशनशिप्स में, आपसी, जो इन्होंने खुद के मन से बनाए हुए प्रॉब्लम्स खड़ी करी हुई हैं। जब मैं कौन हूँ आ जाता है लाइफ में, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती हैं। मैं उसको एक अलग तरीके से जवाब देना चाहता हूँ। हाँ जी। आज के जो यूथ हैं, उनका सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको बचपन से ये कहा गया है कि बेटा तुम्हें बड़ा होकर बड़ा आदमी बनना है, पैसे कमाने हैं, शोहरत कमानी है। कोई भी अपने बच्चे को ये नहीं बोलता कि बेटा तू सब भूल जा, खाली ऐसा जीवन व्यतीत कर जहाँ पे तुझे खुशी मिले। आज डॉक्टर बाप अपने बेटे को बोलता तुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा, इंजीनियर बोलता है तेरे को इंजीनियर बनना पड़ेगा, हाँ, पुलिस वाला बोलता है तू भी पुलिस वाला बनेगा। अरे जिसको आप लॉयर बनाने जा रहे हो, शायद उसे कला का शौक है, शायद उसे पेंटिंग करनी है, शायद उसके अंदर एक MF हुसैन छुपा हुआ है। आप क्यों डिसाइड करो कि आपके बच्चे को क्या करना है? जैसे ही आपने अपने बच्चे को बोला कि तुझे यही करना है, ऐसा ही करना है, तू यही कर, ये कर और वो मत कर, आपने उस बच्चे का जो सोल है उसको आपने कुचल दिया, मार दिया। तो वो बच्चा खुश कैसे होगा? आप मुझे बताओ। बच्चे को जाना था दिल्ली, आपने भेज दिया उसको चेन्नई। बच्चे की गलती नहीं है, पेरेंट्स की अब गलती क्या है। करेगा? बिल्कुल पेरेंट्स की गलती है। आज मुझे एक न्योता आया कि आप हमारे स्कूल में आए और एक लेक्चर दें। मैं बोला आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? बोला 1000। मैं आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला क्या? पेरेंट्स भी आएंगे। मैं बोला मुझे बच्चों से बात ही नहीं करनी, आप सिर्फ 2000 पेरेंट्स बुलाएं, तब मैं आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। मैं बच्चों को क्या बोलूँ? अब मैं बच्चों को बोलूँगा कि आयुर्वेदा में ऐसा होता है, आपको जो स्कूल में आपको चिप्स दे रहे हैं, हाँ, सैंडविच दे रहे हैं, ब्रेड खिला रहे हैं, और जो कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं, वो सब मत करो, आपको घर से ये खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे। अब बच्चे बोलते हैं माँ ने तो मैगी नूडल पैक कर दिया, अब क्या करेंगे बच्चे? माँ ने तो वो लेज का पैकेट दे दिया, हाँ, चिप्स दे दिए, अब बच्चे क्या करेंगे?
तो माँ बाप को बोलना ज़रूरी है कि अगर बच्चे मांगे भी तो मत दो। मैं किसी के घर पे गया, बहुत ही पैसे वाले एजुकेटेड लोग थे, नीचे फेरारी खड़ी है, लैम्बोर्गिनी खड़ी है, इतने पैसे वाले, और माँ के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। बेटी आई, वो बेटी जैसे ही आई माँ बोलती है इसका कुछ करके, तो मतलब क्या हो, बोली इसको एक्जिमा हो गया। बोले कितने साल की? बोला 14 साल की। 14 साल की लड़की को पैरों में पूरा एक्जिमा है, पैर एकदम पूरे नीले पड़े हुए हैं। और जैसे ही आई ये मेरे को बोला, फिर दूसरा सेंटेंस क्या निकला उनके मुंह से, रामू बेबी आ गई है, उनको मैगी नूडल्स बना दो। अब मैदा जो है वो आपकी एक्जिमा को ऐसे आग, जैसे आग में घी डालते हैं ना, वो काम करता है। आप एजुकेटेड होकर, इतने पैसे वाले होकर, अपने बच्ची को जिसको ऑलरेडी एक्जिमा है और मैगी नूडल्स खिला रहे हो, तो अब बच्चों को मैं क्या बोलूं? तो मेन प्रॉब्लम आज जो जेनजी की जो है, जो यंगर जनरेशन की है, उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि कमाना है, कुछ कर दिखाना है, कुछ प्रूव करना है, अपना खुद का घर बनाना है, शोहरत कमानी है। सत्यानाश, लाइफ खराब है। मुझे सीखना है। मेरी जो बुक है सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी, द प्रोस्पेरिटी कोड, उसमें सबसे एक जो रस है, उसके 4 पॉइंट मेन हैं, 4-5 पॉइंट जो मेन है, उनमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप पहले पैसे कमाने मत जाओ, पहले सीखने जाओ। क्योंकि जितना ज्ञान आप अपने अंदर भरोगे, अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा आएंगी आपके पास। आप सीधा निकल के पैसे कमाने, आपके पास लियाकत क्या है? आप बोले नहीं मैंने तो ग्रेजुएट किया है, मैंने तो MBA किया है, उसको लियाकत नहीं बोलते। MBA से ज्यादा प्रोफाउंड एक डेप्थ होती है इंसान के अंदर, वो डेप्थ आप अपने अंदर कैसे पैदा कर रहे हो, उसके लिए आपने क्या किया। लोग जिम जाते हैं, 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं। मैं 1.5 घंटा पॉडकास्ट सुनता हूँ, आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों के, तो कुछ सीखने को मिलता है भाई, है कि नहीं? मैं 1.5 घंटा म्यूजिक, मुझे बहुत शौक है म्यूजिक का, लेकिन म्यूजिक का एक अपना स्थान है, अपनी जगह है, अपना टाइम है, उसका मूड होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आप। अब 1.5 घंटा मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ, स्पेनिश की क्लासेस चल रहे हैं मेरे, अभी आई एम 56, अभी स्पेनिश सीखना शुरू किया मैंने, तो स्पेनिश सीख रहा हूँ। कभी ओशो के लेक्चर देख रहा हूँ, कभी एलन वॉट के देख रहा हूँ, कभी स्वामी सर्वप्रियानंद के, कभी किसी का अच्छा पॉडकास्ट दिख गया पॉपुलर तो वो देख रहा हूँ क्या था उसमें, कभी क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। कुछ ना कुछ सीखना है ना, वो सीखना जिस दिन बंद हो जाता है इंसान का, उस दिन आदमी खत्म। आपने सर गीता पढ़ी है? आपकी बातों में बहुत ज़्यादा झलक रही है ये चीज़ें। मैं एक्चुअल में एक बहुत ही फनी चीज़ ये है कि जब मैं बात करता हूँ, मेरे सामने अगर कोई गीता का ज्ञानी होता है तो बोलता है ये सब कुछ गीता में लिखा है। मतलब ठीक है, मुझे पता नहीं, मेरी तो लाइफ एक्सपीरियंस है, मैं तो कुछ पढ़ा हुआ बोलता ही नहीं हूँ। नहीं, कभी आपने शुरू से अब तक जितनी बातें बोली है ना, अब मैंने आपसे पूछा कि स्पिरिचुअलिटी आप सब कुछ छोड़ना, आपने कहा नहीं, सब कुछ छोड़ना स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। सही चीज को पकड़ना ही स्पिरिचुअलिटी है। यही उपदेश दिया है कृष्ण ने अर्जुन को कि सन्यासी वो नहीं है जो चले गए गुफाओं में, सन्यासी यही है जो संसार में रहकर धर्म का कार्य कर रहे हैं। तो मेरे सामने जब कोई बुद्धिस्ट बैठता है जो बुद्धिज्म करते हैं, ये सब लिखा हुआ है उनकी बुद्धिस्ट बुक्स में। तो इस्लाम वाले जो जिक्र मैं जब सीखने जाता हूँ इस्तांबुल में, वो बोलते हैं साहब हमारे इस्लाम में ये लिखा है। बोले तुमने कहाँ से सीखा? मैं बोला मैं तो भाई भटक गया था, और भटकते भटकते इधर गिरा, इधर पढ़ा, जो लाइफ ने मार मार के सिखा दिया वो सीख लिया। अब इसीलिए शेयर करना चाहता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है बाबा बनने का, गुरु बनने का, या कोई अपने आप को ज्ञानी बन गए, लेकिन आप स्पिरिचुअल टीचर बन चुके हैं। मैं इनफैक्ट अभी जितने भी लेक्चर्स देता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको क्या इंट्रोडक्शन में क्या बोले आपके लिए, मैं बोलो गैंगस्टर आया है। बोली ये क्या बात हुई, आप तो गुरुजी हैं, योगी है। मैं बोला नहीं गुरुजी आप मेरे को बोलोगे ना, फिर आप कल उंगली उठा के बोलोगे गुरु, आपको हम गुरु समझते हैं, आपके हाथ में वाइन का ग्लास क्यों है? अरे मुझे वाइन पीनी है यार, मैं कुछ आपको मेरे बारे में जो मैंने सीखा आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको सीखना है तो वो भी आपको मैं पकड़ के नहीं ला रहा हूँ, मेरे को कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए। हाँ, मैंने को फायदा हुआ इस चीज़ से, कुंडलिनी योग से फायदा हुआ, मेरी जो फिलॉसफी जो मैं लिख रहा हूँ जिसके बारे में, उससे फायदा हुआ। मैंने जो किस तरह से पैसे कमाए, मेरी हेल्थ कैसे ठीक हुई, मुझे आर्थराइटिस था, एक्जिमा था, कोलेस्ट्रॉल था, वो सब कहने। तो मेरे अनुभव से जो मैंने सीखा, जिससे मुझे फायदा हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें कोई गुनाह तो नहीं कर रहा ना, तो उसमें अगर मुझे वाइन पीनी है तो मुझे पीनी है, मेरी बॉडी है, मुझे वाइन पीना है। अरे नहीं आप तो इतने बड़े गुरु हैं, मुझे गुरु बोलो ही मत, बोलो गैंगस्टर है। मुझे कोई उंगली मत उठा के ये बोला कि तुमने ये किया। तुमको गुस्सा भी आता है? अरे आता है यार, इंसान हूँ। मुझे कोई ऐसे वो ढकोसले वाले टिक्का बिक्का लगा के वो कपड़े नहीं, मुझे सूट पहनना अच्छा है तो मैं सूट पहनूंगा, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा।
किसी के बोलने पर, किसी के चाहने पर, किसी की आकांक्षा या उम्मीद है कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, वो होने वाला ही नहीं है मेरी लाइफ में। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी जो है वो जोत बत्ती इनसे ऊपर उठ के शायद अवेयरनेस। ऑथेंटिसिटी सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी है। ऑथेंटिसिटी और ऑनेस्टी और अच्छे कर्म, ये 3 चीजें आप पकड़ लो। क्या बात है। आपके कर्म अगर शुद्ध हैं, मतलब आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी को आपने चीट नहीं किया पैसों के लिए, किसी भी चीज के लिए आपने कभी झूठ नहीं बोला, एक वो हो गया। हाँ, एक आपकी ऑथेंटिसिटी कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, वो ऑथेंटिसिटी के मुखौटा नहीं है कि आप बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, बातें कुछ और हो रही है, वो नहीं। अगर मैं नॉनवेज खाता हूँ तो खाता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, वो ऑथेंटिसिटी हो गई। और एक हो गई ऑनेस्टी कि आप जो भी है सत्य है, मतलब आपको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, जो आपसे गाली आ रही है तो गाली दे दिया, प्यार आ रहा है तो प्यार दे दिया। हाँ, और जो आप दे सकते हैं वो आप देंगे, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने ये पकड़ लिया, इससे बड़ी स्पिरिचुअलिटी क्या होगी। आप जाओ जितना मंदिर में जाना है आपको, फिर किसी की बदुआ लो, किसी को झूठ बोलो, किसी की हाय लो, जितना मंदिर में आपको बैठना बैठो, आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, बचा ही नहीं पा रहा, बचा ही नहीं पा रहा है। आपको क्या लगता है मंदिरों में कितनों की प्रार्थनाएं पूरी हो रही हैं? किसी की भी नहीं हो रही। तो इसीलिए मैं मंदिर नहीं जाता, लेकिन धर्म अपने अंदर होता है। अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्मा हो। क्या बात है। हाँ, आज जितने भी वेद हैं, यही महावाक्य आपने हैं, मैं कौन हूँ का आंसर दे दिया। जो ब्रह्म तत्व जब हमें पता लग जाता है, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि, इससे बड़ा सत्य क्या होगा। अब आप बाहर ढूंढ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, जाओ, वो ध्यान की जगह है, ध्यान का केंद्र है, वहाँ पे मांगने मत जाओ भिखारियों के जैसे। जाओ उस एनर्जी फील्ड में, उस एनर्जी को, जैसे कि आप समाधि में जाएंगे, स्वामी विवेकानंद जी नहीं, आपको ऋषिकेश में थे, और उन्हें मैं जब पहली बार देखा ना, वही आपका पहला एक्सपीरियंस है ऋषिकेश का? नहीं, ऋषिकेश में मैं ऑलरेडी था, पहला एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में बोलता हूँ। ये जब वो एक्सपीरियंस चल रहा था, उस दरमियान स्वामी दयानंद सरस्वती सामने आए, उन्हें देखा और मैं रोने लग गया। कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई खराब मूड नहीं था कुछ, लेकिन उनके अंदर जो एक पावर थी, जो एनर्जी थी, वो देखते ही पता नहीं ऐसे, मतलब आंसू। और एक बार हुआ, ठीक है, दूसरी बार देखा, फिर वही, तीसरी बार तो बहुत दूर थे, स्टेज पे बैठे हुए थे, और ऐसे आंख से आंसू आना शुरू हो गए। अच्छा, जब वो गुजरे तो मैं ऋषिकेश जब गया, मैं बोला उनकी समाधि पे जाना है। समाधि जब गूगल मैप पे ढूंढते ढूंढते जब जा रहे थे, जब 15 मिनट दूर थी, 14 मिनट, 13 मिनट, आंसू आना शुरू हो गए। आप मंदिर इसलिए जाते हो क्योंकि वहाँ पे आपकी हीलिंग होती है, वो एक शुद्ध केंद्र है। मंदिर की एक वास्तु होती है, एनर्जी, जो ऊपर कलश लगाते हैं। आप मंदिर में जाते हो, ऊपर जब घंटी मारते हो, तो वो क्यों मारते हो? आपका सहस्रार चक्र है यहाँ पे, वो घंटी जब आपने मारी तो उसका जो वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन है, वो आपको हील करता है। फिर आप वहाँ पे मंत्र बोलते हो, फिर आप वहाँ पे धूप करते हो। मंदिर उसके होता है, भीख मांगने के लिए नहीं कि भगवान मुझे पैसे दे दे, भगवान मुझे मेरी शादी करा दो, भगवान। वो मंदिर का वो आपने दुरुपयोग कर लिया, उधर तो कुछ होना ही नहीं है। और अगर होना होता तो सब अरबपति होते, सभी तो मांग रहे हैं, खुश कौन है? सभी तो बोल रहे हैं मुझे बचा लो, मुझे ये कर दो, मेरी बीमारी दूर करनी है। तो एक जो आयुर्वेदिक जो आपके नियम है उनको पकड़ो ना। 4:30 बजे उठो, योगा करो, नीति करो, प्राणायाम करो, दिन भर सात्विक खाना खाओ, रात को 10 बजे सो। वो तो करना नहीं है, वो सब नहीं करना है। बीमार होने की जो भी आपके पास सामग्री है वो सब आपको यूज़ करना है। लेट उठना है, गरम गरम पानी से नहाना है, कचरा खाना है, वड़ा पाव से लेके जो भी आपके प्लेट में आया वो खा लिया, रात को 9 बजे खाए, 12 बजे सोए टीवी देखते देखते। फिर आप बोलते हैं मैं हेल्दी नहीं हूँ, मुझे कैंसर हो गया, भगवान मुझे बचा लो। भगवान क्यों बचाएगा आपको भाई? आप दिमाग वापरो ना। सही बात है, क्यों बचाएगा? और कौन किसको बचाता है? जब जैसे कि 2008 में जब वो हमारे अंदर ही बैठा है। हाँ, हमारे अंदर ही बैठा है वो तो। मेरे 2008 में मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा जो भी मैंने बचपन से कमाया था सब चला गया 2008 के क्रैश में। हाँ, क्या हुआ था? तो जो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हुई थी, ओके, तो मेरा सब चला गया। तो अब मैं क्या, अगर भगवान को प्रार्थना करता तो क्या मेरे एक सूटकेस भर के पैसे आ जाते मेरे पास? जब इंग्लिश में जो बोलते हैं ना फेथ, वो बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन उसका एक
उसको समझने में लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। लोग बोलते हैं हैव फेथ इन गॉड, वो गलत है। कि अगर आप डूब रहे हो तो बोल रहे हैं हैव फेथ इन गॉड, क्यों गॉड आपको ऐसे हाथ आके पकड़ के बचाएगा? किसी को बचाया? जो डूब रहा है आदमी उसको कभी बचाया भगवान ने? नहीं। हैव फेथ, उसका मतलब ये है कि हैव फेथ इन योर ओन गुडनेस, कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैंने कभी गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। और जब आपके अंदर ये फेथ है ना, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आपके साथ बुरा होगा ही नहीं। मैं ऐसे ऐसे सिचुएशन से बाहर निकला हूँ कि आप देखोगे बोलोगे आदमी तो गया, लेकिन उस क्षण मैंने सिर्फ आंख बंद करके अपने आप को ये सोचा है मैंने कभी गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत नहीं होगा। क्या है, क्या ये कार्मिक लॉस है? 100% यही लॉ है। हैव फेथ बोलते हैं तो उसका दुरुपयोग जो आपके चर्च प्रीस्ट जो भी मंदिर ये बोलते हैं कि वो फेथ भगवान के ऊपर रखो, नहीं, वो फेथ अपने आप पर रखो कि मेरी अच्छाई पर, मुझे मेरी अच्छाई पर फेथ है, इसीलिए मेरे साथ बुरा नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? और जब वो फेथ है, वो कॉन्फिडेंस है, वो एक आपका सुरक्षा कवच बन जाता है और दुनिया की कोई ताकत, कोई न्यूक्लियर बम उस कवच को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। मेरा चैलेंज है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। सर आप बॉलीवुड से आते हैं, लोगों के ये धारणा है, मेरी भी थी जब तक मैं कनेक्टेड नहीं था। अभी तो मेरे को पता है कि बॉलीवुड में जितनी स्पिरिचुअलिटी है वो शायद ही और कहीं होगी। बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग हैं और बहुत ही डेप्थ में है, वो दिखाते नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि बॉलीवुड मतलब भटकाव, नशे, ड्रग्स, अलग एक नाइट लाइफ। आप कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत टिप्पणी करना चाहोगे? मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा, जितना बुरा बॉलीवुड को माना जाता है वो बिल्कुल उतना बुरा नहीं, क्योंकि मैं अलग अलग इंडस्ट्री का पार्ट रह चुका हूँ, कॉर्पोरेट में रह चुका हूँ, आर्ट इंडस्ट्री में हूँ अभी भी। मैं इंडिया का वन ऑफ द टॉप आर्ट डीलर्स इन इंडिया, वो बिजनेस मेरा वो है आर्ट डीलिंग का। स्पिरिचुअलिटी में मैं वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े फेस्टिवल्स में सिखाता हूँ। ऋषिकेश में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल हुआ, बाली का बाली स्पिरिट फेस्टिवल हुआ, प्राग में चेक रिपब्लिक का जो हीलिंग फेस्टिवल है, वैसे मेक्सिको, रशिया, सब जगह मैं सिखाता हूँ। जितना करप्शन जो आप बोलते हो या जितनी बुराई या टॉक्सिसिटी आपको बॉलीवुड में दिखती है, उतनी ही टॉक्सिसिटी, और ये आपको सुनकर हैरानी होगी, स्पिरिचुअलिटी में भी है। कोई कमी नहीं मुझे है, कोई हैरानी कोई नहीं कमी नहीं है उसमें। मतलब ऐसे ऐसे किस्से हैं कि जब मैं पहली बार गया हूँ किसी फेस्टिवल में, यहाँ पे 3000 लोग थे और मेरी पहली क्लास में 400 लोग, जबकि होता ही नहीं है। जो लोग वहाँ पे 8 साल से सिखा रहे हैं उनके क्लास में 20-25 होते हैं। मेरी पहली क्लास में 400 लोग, दूसरी क्लास में 600 लोग, तीसरी क्लास में 1000 लोग। अगले फेस्टिवल में अगले साल मुझे बुलाया ही नहीं। जो वहाँ पे पहले से सिखा रहे हैं उनके अंदर जो इनसिक्योरिटी है, वो आप बॉलीवुड की इनसिक्योरिटी के साथ क्या तुलना करोगे, क्या कंपेरिजन करोगे? स्पिरिचुअलिटी में इनसिक्योरिटी है, वहाँ पे ईर्ष्या है, वहाँ पे जेलसी है। तो ये तो एक ह्यूमन नेचर है। वो जो ह्यूमन नेचर, आप जितना उसको आप शुद्धकरण करने की कोशिश करो, आप किसी आदमी को सफ़ेद कपड़े दे दो, बोलो अभी आप प्रीस्ट हो। आपको मालूम है दुनिया के वर्ल्ड के सबसे बड़े और घिनौने सेक्स स्कैंडल्स वेटिकन से आते हैं, रोम से। जो उनके प्रीस्ट हैं वो करते हैं, वो बच्चों की मॉलेस्टेशन करते हैं। और आज तक वेटिकन ने अरबों रुपए खर्च किए हैं इस बात को दबाने के लिए। जब आप किसी प्रीस्ट को शुद्ध नहीं कर सकते तो जो नॉर्मल राह चलता इंसान है उससे आप क्या अपेक्षा करते हो? करप्शन तो हमारे अंदर ही है। वो एक एनिमल इंस्टिंक्ट जो होता है ना, एनिमल, वो जो एक एनिमल इंस्टिंक्ट जो है वो आपके अंदर ऑलरेडी है। आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप उसको शुद्ध करके एक सात्विकता, जो एक ऑरा बोलते हैं, वाइट ऑरा जो आपका होना चाहिए, जो जिससे आपका स्किन शाइन कर रहा है, आपकी जीवन में एक स्वर्ग है, वो स्वर्ग महसूस अगर करना है तो वो एनिमल को जो अंदर है, जो सब में है, उसे समझो, उससे फिर बाहर निकालो और अपने अंदर जो आपका भगवान है, जो अहम ब्रह्मास्मि, जो हमने पहले बात की, उसे जगाओ। बस यही है। जिसको फीड करोगे वही सामने आएगा। शैतान को फीड करोगे शैतान आएगा, भगवान को फीड करोगे भगवान आएगा। बहुत बढ़िया बोला आपने। सर जो आपने बात कही ना स्पिरिचुअलिटी,
अभी जो बहुत ज़्यादा गंद हुआ है ना, वो इसलिए हो गया क्योंकि सोशल मीडिया पे स्पिरिचुअलिटी भी एक जोनरा बन गया है। स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर्स खड़े हो गए हैं। मैं तो समझना चाहता हूँ, बस मेरा जितना भी पॉडकास्ट होता है ना, वो स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को बताने के लिए है ही नहीं। आज मैं आपको स्पिरिचुअलिटी का एक अलग पहलू समझाता हूँ। जिंदगी में 2 तरह के कुत्ते होते हैं। हाँ, एक कुत्ता होता है जो हर गाड़ी के पीछे भागता है। गंदी काली पीली टैक्सी हो, खटारा हो, कोई भी मॉडल की गाड़ी हो, उसके पीछे भागेगा। जैसी गाड़ी सिग्नल पे रुकेगी, पाँव उठा के उसके ऊपर। दूसरा कुत्ता बड़ा ही ज्ञानी कुत्ता है, बोलता है नहीं, मैं तो सिर्फ मर्सिडीज के पीछे भागूंगा, मुझे बेंटली चाहिए, फेरारी चाहिए, ऐसी गाड़ी होगी, मैं सिर्फ उसी के पीछे भागूंगा, और फिर जब वो सिग्नल पे रुकेगी फिर मैं अपना काम करूँगा। ठीक है। अब ये जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, ये वो मर्सिडीज वाले हैं, ये भी भाग ही रहे हैं, ये भी किसी चीज़ के पीछे भाग ही रहे हैं। ओशो ने क्या बोला कि आप भागना बंद करो भाई। स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको वो मालाएं पहन के, टीके पहन के, सो स्पिरिचुअल। आप यूरोप में तो बहुत ही ज़्यादा है, इंडिया में तो फिर भी इतना दिखता नहीं है। यूरोप में ऐसे बात करते हैं, ऐसे आपको गले लगते हैं, अपने से नहीं होता है भाई। मेरे से तो नहीं होता। मैं तो स्टेज पे जाता हूँ, धाम 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 धाम, मैं तो ऐसे शुरू हो जाता हूँ। लेकिन जो ऑडियंस जो है, कहीं ना कहीं वो यही ऑथेंटिसिटी ही ढूंढ रही थी। इसीलिए जो मैं बोल रहा आपको कि अभी मैं जिस फेस्टिवल में भी जाता हूँ, वहाँ पे अगर 150 टीचर हैं, उनको बड़े बड़े क्लास दिए जाते हैं, मतलब जहाँ पे 200, 300, 400 लोग बैठ सकें। मेरी क्लास के लिए मुझे जहाँ पे शाम का जो रॉक कॉन्सर्ट एरिया होता है, जहाँ पे म्यूज़िक कॉन्सर्ट होता है, मेरी क्लास के लिए आप मेरी वीडियो देखेंगे इंस्टाग्राम पे, तो वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट एरिया है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें 1,500-2 हज़ार लोगों को एकोमोडेट करना पड़ता है। क्योंकि मेरा स्टाइल यही है। मेरा कोई ऐसे आप मुझे यहाँ थप्पड़ मारो फिर आपको मैं ये भी गाल दूंगा, वो मेरा स्टाइल नहीं है। आपने अगर मुझे थप्पड़ मारा, मैं आपका नाक फोड़ दूंगा, क्योंकि ये ज़माना ही वही है भैया। नहीं तो चील कमोगे जैसे खा जाएंगे आपको। नहीं, हमारा आप 2 दिन नहीं रुक पाओगे। आप सनातन यही सिखाता है, 2 दिन नहीं रुक पाओगे आप। तो बोलने का मतलब क्या है कि स्पिरिचुअलिटी कोई चीज़ नहीं है जिसके पीछे आपको भागना है, मालाएं पहननी है, टीका करना है, मंदिर जाना है। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ ऑथेंटिक होना है, अच्छे कर्म करना है, सच बोलना है, उसे एक मंदिर की तरह उसे संभालना है, उसकी देखभाल करनी है। क्या बात, ये सबसे बड़ा मंदिर है। क्या बात है। दूसरा मंदिर आपका घर, आपका परिवार। तीसरा मंदिर सबसे जरूरी मंदिर ये है, क्योंकि ये आपने अगर सत्यानाश कर दिया, यहाँ पे बीमारियां आ गई, आपका पेट खराब हो गया, पेट खराब हुआ तो दिमाग खराब, पेट और दिमाग खराब तो आपका ऑरा खराब, फिर आपके चक्रास आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगे, तो आपका जीवन गया खड्डे में, खत्म है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको जीवन सुधारना है तो यहाँ से पूरा शुरू करो, पेट से इसको सुधारो, इसको क्लीन करो। आयुर्वेदा में इतने सिस्टम दिए हुए हैं। एज इंडियंस, भारतीय होने के नाते हम इतने ब्लेस्ड हैं, इतना बड़ा आशीर्वाद है आयुर्वेद का हमारे सर के ऊपर, और हम इसका यूज ही नहीं करते। आज विरेचन है, बस्ती है, इतने सारे अभ्यंगाज हैं, अलग अलग जड़ी बूटियां हैं, इतना कुछ है हमारे पास स्वास्थ्य रहने का। आप 120, 130 तो आराम से हंस के निकल के रह सकते हो। कोई मतलब आज भी 100, 100 मेरे अभी किसी को मिला, मैं 104 साल की उम्र थी, खड़ी खाना बना रही थी किचन में, फिर आई चाय बना के लाऊं। 104 भाई, करते क्या हो आप? योगा वोगा करते? कुछ नहीं, घी खाती हो। क्या बात है। आपकी बातों में सर ओशो बहुत झलक रहे हैं। आपने ओशो को लगता है बहुत पढ़ा है, बहुत ज़्यादा। ओशो की मैंने एक ही बात लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है और उसी ने काम किया है। जब तक मैं भी मांग रहा था ना, तो सब कुछ उल्टा ले लिया जा रहा था। हाँ। जिस दिन अस्तित्व को ये कह दिया गया कि अब कुछ चाहिए ही नहीं, उस दिन से जबरदस्ती दिया जा रहा है। उसमें क्या होता है, लाइफ का अगर आपका जो मिशन होता है, जब तक आप ऐसे जी रहे हो कि मुझे चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ईगो और मैं, जब तक ये रहेगा एक स्वार्थ भाव कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा बंगला चाहिए, तब तक आप स्ट्रगल ही करते रहोगे। भले ही आपके पास आ रहा है, ऐसे नहीं कि ऐसे लोगों के पास पैसा नहीं आता है, ऐसे लोग कमी, लेकिन जो अबंडेंस जिसको बोलते हैं, भर भर के
भर भर के आपके पास हर दिशा से आ रहा है, अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छी गाड़ियाँ आ रही है, अच्छा घर आ रहा है, अच्छे लोग आ रहे हैं, वो जो एक अबंडन जिसको बोलते हैं वो कब आता है पता है? जब आपके अंदर वो भाव नहीं रहता कि मुझे मेरे लिए कुछ करना है। जब आपका विशुद्धि चक्र खुलता है तब आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस संसार के लिए कुछ करना है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये मुझे देना है। वो देने के भाव से मेरा जीवन मेरा है ही नहीं, ना मेरा है, ना मेरी बीवी का है, ना मेरी बच्ची का है। मेरा जीवन इस समाज, इस धरती माता की सेवा में अर्पण है। अब मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। और जब आपके अंदर ये आ गया, मेरे साथ रोज़ चमत्कार होते हैं। आप बोल रहे हैं आप तो मुँह से बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैं रोज़ चमत्कार देखता हूँ। रोज़ नए नए लोग उठ के आते हैं मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। अच्छा ही होता है। और अगर कुछ बुरा हुआ तो वो आपको एक नई सीख देने के लिए होता है, और वो आपके ही फायदे के लिए होता है। क्या बात है सर, मैं रिलेट कर सकता हूँ आपकी हर एक बात से जो आपने चमत्कारों के नाम लिए। लेकिन भारत उस चमत्कार का इंतजार कर रहा है कि ये तकिए के नीचे हाथ मारे और 10,000 की गड्डी हाथ में आ जाए। उन चमत्कारों के पीछे हम भाग रहे हैं, इसलिए दुख है। मैं जिस चमत्कार की बात कर रहा हूँ उसमें ये भी है। आप तकिए के नीचे हाथ डालो तो 20,000 निकलेंगे, लाख रुपए निकलेंगे, करोड़ रुपए निकलेंगे। ये भी होता है। कैसे? आधा तो बुक में ही लिखा है और आधा जो हम लोग ने जो बात की अब तक, वो दोनों को आप कंबाइन करो। अवेयरनेस। वो अवेयरनेस अगर आपके अंदर आ गई, पैसा जो है ना वो आप उसको एक नोट की तरह मत देखो। वही गलती लोग करते हैं। पैसे को आप एनर्जी की तरह देखो। मैंने पढ़ा है आपके उसमें, आप इसके बारे में बहुत बात करते हैं कि सक्सेस मिलेगी अगर आपने एनर्जी को सही तरीके से थ्रो किया। तो अगर आप उसको वो नोट करेंसी नहीं देखो और उसको एनर्जी की तरह देखो कि ये तो लक्ष्मी जी हैं। सबसे बड़ी बात तो आपको ये समझ में आएगी जब जैसे ही आप सरस्वती जी को लाओगे, लक्ष्मी जी साथ साथ चल के आती है। तो पहले तो ज्ञान, जो हम लोग ने पहले बात की, आप ज्ञान भरो अंदर, लक्ष्मी जी को आना ही आना है। दूसरा आपको समझना है कि लक्ष्मी जी चंचल होती है। उन्हें आप बांध के जितना रखोगे ना उतना भागेगी आपसे। तो उनको बांधो मत। पागलों की तरह, कंजरों की तरह जाके खर्चा करने की बात नहीं हो रही है। बात यह कि कंजूसी की हो रही है कि भाई रेस्टोरेंट में बिल आया, वही मेरा तो मैं बटवा घर पे भूल गया। वैसे भी लोग होते हैं। मेरे लोग हैं जो मर्सिडीज में जाते हैं भाजी खरीदने और कितना बोला, 400 नहीं 300 में दो, बहुत ज़्यादा बोल रहे। अरे यार 400 मांगा तो 500 दो ना यार, क्या ले जाएगा तुम्हारा वो। हम तो ढूंढते हैं ऐसे मौके के कब किसको दे सके ज़्यादा। क्या बात है। आपने 400 मांगा तो सोचें क्या एक्सक्यूज़ बनाए कि इसको 500 दे दें, कि इसको बुरा नहीं लगे कि यार दान तो नहीं दे रहा, कोई हम गरीब समझ रहा है क्या। तो हम तो ऐसे मौके ढूंढते हैं। और आप बेचारे उस आज जिसने आपसे 400 मांगा, आप उसको बोलो नहीं 350 में दे। शर्म आनी चाहिए तुम। ऐसे लोगों को बोलना भी क्या, वो भी समझ में नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आते हैं उस पर, जब आपको पहली बार कुंडलिनी का एक्सपीरियंस हुआ, यानी कि कुंडली को कई लोग ब्रह्म ज्ञान से भी जोड़ देते हैं, बोध से भी जोड़ देते हैं। तो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा जो पड़ाव, जो पॉजिटिव पड़ाव जिसको बोलते हैं, बदलाव जो आया, वो ऋषिकेश में आया। जब मैं एक इवेंट में गया जहाँ पे अयंगर योगा भी चल रहा था, कुंडलिनी भी चल रहा था। तो मैं अयंगर योगा का स्टूडेंट था। तो 6 दिन अयंगर योगा किया, लेकिन 7वें दिन रहा नहीं गया कि भाई ये है क्या। ये सब 400 लोग सफ़ेद कपड़े पहन के, सबका स्किन शाइनिंग कर रहा है, सब ऐसे इतने ऐसे लग रहा है पता नहीं कोई देवलोक से उतरे हैं। तो मैंने चलो ट्राई करते हैं। और जो मैंने वो ट्राई किया, जो 1-1.5 घंटे के सेशन ने मेरे साथ, जो जैसे बोलते हैं ना एक वॉशिंग मशीन में आप कपड़े को डालते हो तो उसकी आप दुखता है ना आपके कपड़े की क्या हालत हो रही है, धाड़ 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 धाड़। वो जो मेरी हालत हुई, रो रो के, लेकिन इतना सुकून सा रोना था वो, इतना अच्छा लगा वो रो के, ऐसे लग रहा था कि बॉडी में से 4 किलो वजन कम हो गया। फिर वो जो एक्सपीरियंस था, वो जो एहसास था, ऐसे लगा यार ये अभी आप खून चखा दो किसी को तो उसको और पीना होता है। तो भाई मैंने तो खून चख लिया, मैं बोला और चाहिए। तो फिर मैंने एक लंबा कोर्स ज्वाइन किया जिसमें मुझे 26 दिन ऋषिकेश में रहकर सुबह 3 बजे उठकर गंगा जी में ठंडा स्नान करके मुझे वो कोर्स करना था। और फिर उसको मैंने एक्सटेंड भी किया। तो 45 डेज़ के बाद जब मैं बम्बई वापस आया,
मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स जो थे, जो मुझे हर सैटरडे संडे को मिलते थे, वो मेरे बाजू में खड़े रहते थे 20-20 मिनट और मुझे पहचान नहीं सकते थे, मेरा फेस चेंज हो गया। तो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरा रहा वो इतना प्रोफाउंड था, और मैंने वो जो कोर्स किया वो एक्चुअली में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स था। इसलिए नहीं कि मुझे टीचर बनना था, इसलिए कि मुझे और सीखना था, और रोना था, और अपने आप को हल्का करना था। और उस प्रोसेस में इतना फ़ायदा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ कि वो कोर्स के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे साइंस जो है वो इस पूरे संसार के साथ शेयर करना है। बेसिक चीजें बता सकते हो? आपकी दिनचर्या क्या है उस पड़ाव की? कुंडलिनी योगा की अगर बात करें तो उसमें बेसिकली मुद्राज होते हैं, मंत्र होते हैं, क्रियाज होती है। क्रियाज बहुत गजब की होती हैं, और वो क्रिया जब आप करते हैं तो एक बॉडी के अंदर जो एक नाड़ीज बोलिए, चक्रास बोलिए, जो एक टॉक्सिन्स होते हैं ना, इमोशनल टॉक्सिन्स, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जम जाते हैं। तो आप देखेंगे किसी को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, किसी को बैक में इश्यूज आती हैं, किसी के पैर बहुत स्टिफ होते हैं। तो हर एक बॉडी के हिस्से में कुछ ना कुछ जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। मेरे अंदर क्रोध था, बहुत ज़्यादा क्रोध था, तो मेरा ये लेग्स, हैमस्ट्रिंग, बैक पूरा टाइट रहता था गुस्से में। तो जैसे ही आपका गुस्सा बाहर निकलेगा ये सब लूज हो जाएगा। तो कुंडलिनी योगा में ये जो क्रियाज होते हैं, इनसे आपका जो एक माइंड का जो एक स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, मेंटल स्ट्रेंथ, वो ऊपर से जो बॉडी की हीलिंग है वो, और उसके ज़रिए जो सोल है, सोल की हीलिंग, मंत्र होते हैं बहुत सारे, आपको चांटिंग होती है बहुत सारी, फिर मेडिटेशन होता है, डायनामिक मेडिटेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन जो है 1.5 घंटे के अंदर आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाता है आप बिलीव नहीं करेंगे। अभी आप ये सब कराते हैं? हाँ, अभी बम्बई में क्लास थी मेरी 2 दिन यहाँ आने के पहले। अभी जा रहा हूँ अगस्त में, आई एम गोइंग टू प्राग, चेक रिपब्लिक, वहाँ पे कुछ 7,000 लोग होंगे। उसके बाद नवंबर में मेरा खुद का इवेंट है इंडिया में, मुंबई के नज़दीक, जहाँ पे कुछ 300-400 लोग आएंगे, और अलग अलग टीचर्स आ रहे हैं पूरे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। 15 टीचर्स आ रहे हैं, कुंडलिनी योगा, अष्टांगा, आयुर्वेदा के टीचर्स होंगे। तो ये तो मैं करते रहता हूँ। भूत प्रेत पे बिलीव करते हो आप? मेरा बहुत बड़ा जोन रहा है हॉरर। बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे। अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ, हम लोग पेरिस गए थे। तो 2 बेडरूम का था हम लोग का, मेरी और मेरी वाइफ के लिए, और एक मेरी बेटी के लिए। तो पहला दिन था पेरिस में, तो बहुत ज़्यादा मस्ती चढ़ी हुई थी माँ बेटी को। मैं बोला आप लोग सो जाओ, मैं जा रहा हूँ सोने। मैं गया दूसरे रूम में, जैसे ही सोया 30 सेकंड गए, 40 सेकंड गए, 50 सेकंड गए, मैं फट से उठा, मैं वापस इस रूम में आया। मैं बोला चलो मैं भी मस्ती करता हूँ, आज सब मस्ती करेंगे, लेट सोएंगे, फिर क्योंकि वहाँ पे कुछ था, उस रूम में कुछ था, मेरे को मालूम है, वो समझ में आता है। मतलब क्या इंट्यूशंस आती हैं, फिर क्या फील होता है, एनर्जी फील होती है। मैं वैसे ही सेंसिटिव हूँ। एक तो मतलब कोई इंसान भी ऐसे पीछे से भी चला जाता है, मुझे पता चलता है कोई गड़बड़ आदमी गया है पीछे से, इतना मुझे ऐसे बहुत सारी स्टोरीज भी हैं, मतलब प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ आपको। हाँ। तो भाग के गया रूम में, 1 मिनट के बाद बोला चलो चलो मस्ती करते हैं, मैं क्यों सोऊं, वैसे झूठ बूठ बोल के, क्योंकि मैं बोला अगर बेटी को बोल दूंगा बेटा वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो अगले दिन उसके दिमाग में चला जाएगा। हाँ, तो अगले दिन सोएगी नहीं, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। Day 2, दूसरे दिन हम लोग सोने गए, बेटी को गुड नाइट बोला, वो चली गई। 4 मिनट के बाद रोते रोते आई, बोला वहाँ पे कुछ है मेरे को नहीं सोना अकेले। तो जो भूत प्रेत की जो आप बात करते हैं वो तो है। भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बताई जाती है, तंत्र बाधा। हाँ, कई लोग इनसे बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं, गोस्ट पोजीशन, ये वो। जो आपने सारी दिनचर्याएं बताई है, चीजें बताई हैं, कुंडलिनी एक्सपीरियंसेस, क्या लोग इनसे, इन चीजों से भी मुक्त हो सकते हैं? मेरा अनुभव नहीं है तो मैं बोलूँगा नहीं। मेरे पास एक स्टूडेंट थी लंदन में, उसने मुझे कुछ शुरू में 1-2 साल मुझसे सीखने के लिए अलग अलग बातें होती थी, गुरुजी ये वो, इसका क्या करूँ। अच्छा लॉयर थी बहुत बड़ी। सडनली कुछ अजीब तरीके के खत लिखने शुरू किए ईमेल पे कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ,
ऐसा हो रहा है किसी ने मेरे पे जादू टोना किया है, मेरे पर मेरे पूरे बॉडी पे ब्लॉचेस आ गए हैं, उनमें से खून निकल रहा है, और मैं तो अभी जवाब तो क्या दूँ, मुझे तो ज्ञान ही नहीं है इन सब चीज़ों का। जो नहीं है तो नहीं है ना, क्या करेंगे, तो कैसे हेल्प करूँ मैं आपको। एक दिन वीडियो कॉल किया, हाँ, और वीडियो कॉल मैंने उसका जो चेहरा देखा 2 सेकंड के लिए, मैंने फ़ोन बंद किया, उसको ब्लॉक कर दिया। मतलब रात भर नींद नहीं आई मुझे। क्या था उसके चेहरे पे? मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर, और एक तो चेहरा तो अलग, आवाज़ जो उसके आ रही थी वो आदमी की आवाज़ थी। ओह, मैं तो जिस चीज़ जो रास्ते का आपको ज्ञात नहीं है, आपको पता नहीं कि वो वहाँ नहीं जाना चाहिए। जाओ ही मत ना वहाँ पे, आप क्या बोलोगे। क्या बात है। तो ये सब है, ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी है, मैं आपको एक कितनी कहानी सुनाऊं। तो ये तंत्र भी है, ये जो एक नेगेटिव साइंस है वो भी है, इससे आप बच के रहना चाहिए आपको। हाँ, और इसका तोड़ जो लोग कर सकते हैं फिर वो भी जैसे है। अपना आप ऑरा बताते हो, अपना अगर खुद का ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग और वाइट होगा तो ये चीज़ मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम आप पे इफेक्ट करेंगी। कम करेगी, लेकिन इफेक्ट नहीं करेगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बहुत ही जानकार, जितना पावर मेरे अंदर है, मेरी अच्छाई का पावर जो है, उससे ज़्यादा अगर आपकी बुराई का पावर आप में है, तो क्यों नहीं आप मुझे, आपका इफेक्ट हो सकता है मेरे पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यूथ तक अगर ये किताब पहुंचती है, क्या चेंज आएगा उनकी ज़िंदगी में, क्या खुलेगा अंदर, आप ये डिस्क्राइब करिए। तो मैं पैदा हुआ था बहुत ही गरीबी में, मतलब हम लोग के घर में 1 रुपये 25 पैसे का जो ब्रेड आता था ना, वेब्स करके कंपनी थी, उसका ब्रेड आता था 1 रुपये 25 पैसे का। कभी कभी हमारे घर में ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं होते थे। बताया था आपने भी नीचे। तो बांद्रा फ्रॉम माहिम से बांद्रा जो बस होती थी, उस बस का भाड़ा होता था 10 पैसा। वो 10 पैसे बचाने के लिए 1.25 घंटा में चल के जाता था। वहाँ से मेरा जो लाइफ की शुरुआत थी वहाँ से थी। जो काम जो मैंने शुरू किया, तो मुंबई की लोकल ट्रेन में मैं साबुन बेचता था 1 रुपये का, और एक साबुन के पीछे मुझे 10 पैसे मिलते थे। तो दिन भर काम करता था तो मुझे कुछ 2, 3, 4 रुपये मिलते थे मैक्सिमम। वो जो जर्नी वहाँ से जो शुरू की, और आज जिस मुकाम पर मैं हूँ, जिस तरह का घर है, जिस तरह की गाड़ियाँ हैं, उसे आप किसी भी एंगल से आप देखो तो उसे सक्सेस बोलेंगे, किसी भी एंगल से। मतलब जो मेरा एक सर्कल है, इंडिया में नहीं, बाहर भी। आज अगर मैं इंडिया के 5 स्टार में नहीं, अगर मैं पेरिस के 5 स्टार में जाता हूँ, वहाँ पे कहाँ पे रुकता हूँ, वहाँ पे मुझे किस तरह से ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे मेरा सर्कल क्या है, वो अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि किसी भी एंगल से आप देखो तो इसको आप सक्सेस, सुपर सक्सेस बोलेंगे। हाँ, वो मैंने कैसे हासिल की, क्या किया मैंने? कुछ तो किया होगा, सही किया होगा, जब तो चीटिंग भी नहीं किया, होगा। कोई गलत नहीं किया, कोई बैंक को नहीं लूटा, किसी को झूठ नहीं बोला, कभी किसी के साथ गलत काम नहीं किया, तो कैसे किया? वो नॉलेज तो है। अब मैं किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा हूँ, एक रेस्टोरेंट में खाना खाना है। उस रेस्टोरेंट में आप खाना खाइए, अकेले आप खाना खाओगे तो 15 से 20 हज़ार का बिल आएगा। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट के बाहर उस रेस्टोरेंट का एक मुलाजिम है, उसके हाथ में एक ट्रे है, उस ट्रे में फूड सैम्पलर्स हैं, तो वो आपको सैंपल करना है। तो वो आप रुक गए, आपने कुछ लिया, फिर आपने उस लड़के के चेहरे को देखा, सुंदर सा लड़का, हाँ 17, 18, 19 साल का होगा, खूबसूरत सा बच्चा, गरीबी से आया है, फेस के ऊपर लाचारी है कि कुछ फ्यूचर ही नहीं है, क्या होगा? ना माँ बाप के पास पैसा है, ना गवर्नमेंट आपको कोई प्रोत्साहन दे रही है, ना आपको एजुकेशन होने वाला है, आपका फ्यूचर क्या है? आप करोगे तो क्या करोगे? उस दिन जो मैंने वो खाना खाया, मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरा। मुझे लगा कि कुछ तो करना चाहिए इस तरह के बच्चों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए, क्योंकि ये सिर्फ इसी कंट्री में नहीं। आज में आप बोलो नॉर्वे में तो बहुत पैसा है भाई, नॉर्वे में भरे पड़े हैं इस तरह के बच्चे जिनके कोई फ्यूचर ही नहीं है, जिनके ऊपर कोई एक होप ही नहीं है, मतलब ऐसे ही जी रहे हैं बस। तो इतनी ऐसी कंट्रीज में मैं जो गया हूँ, आपको बोला मैंने 95 कंट्रीज में, जो सब जगह में यूथ में जो मैं एक डिसइल्यूजनमेंट, एक लाचारी जो देखी मैंने, मैं बोला ये आप बुक पढ़ो, इससे आपको इतना हेल्प मिलेगा। क्योंकि मैं भी लाचार था, मेरे पास भी कोई फ्यूचर नहीं था, अनपढ़ हूँ मैं, बहुत गर्व से कहता हूँ कि मैंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है, 12 के बाद पैसे ही नहीं थे पढ़ने के।
आज 12वीं के बाद पढ़ाई बंद की और आज इस उम्र में आके मुझे इनविटेशन मिलते हैं हार्वर्ड ग्रेजुएट, HEC ग्रेजुएट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चर देने के। हाँ, अभी यहाँ से जा रहा हूँ लिटरेचर फेस्टिवल, OCLF, ऑरेंज काउंटी लिटरेचर फेस्टिवल, जहाँ पे मेरा लेक्चर है। लिटरेचर फेस्टिवल में एक अनपढ़ आदमी लेक्चर देने जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी, बोलो आप। तो एक आपको जो बोला गया है एज अ यूथ कि आपको पढ़ना है, आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको ये वो सब मैं इस बुक के जरिए तोड़ना चाहता हूँ कि वो जो एक आपको रोड दिखाया गया है सक्सेस के लिए, वो जो आपको एक रास्ता दिखाया गया है, वो गलत रास्ता है। ये रास्ता है, ये मैंने किया और ये मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि अगर आप करेंगे आपको भी वही सक्सेस एक्सपीरियंस होगी जो मुझे हुई है। इसीलिए मैंने ये बुक लिखी। फूड का कितना बड़ा रोल है अवेयरनेस में, कुंडलिनी में, मेडिटेशन में, फूड का? सबसे बड़ा, उससे बड़ा भगवान कुछ है ही नहीं। आपको जो करना है कर लो। ये जो केमिकल चलता है ना यहाँ पे, ये केमिकल है, अलग अलग तरह के केमिकल बनते हैं यहाँ पे। या तो गुस्से का केमिकल बनेगा, हाँ, या डिप्रेशन का केमिकल बनेगा, या बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म का केमिकल बनेगा। वो केमिकल बनते हैं और वो केमिकल यहाँ पे बनते हैं। आपने जो आहार पेट में डाला है उसके जरिए ये केमिकल बनेंगे। आप समझ रहे हैं? आप देखो कोई आदमी कितना ही दुखी हो, कुछ 2-3 पैग लगा दिया बड़ा खुश हो जाता है, वो केमिकल चला गया ना दिमाग में। तो वो केमिकल सिर्फ दारू से नहीं बनता, वो अच्छे अच्छे आहार जो सात्विक जो होते हैं, प्राणायाम, ये जो कॉम्बिनेशन हो गया फूड की। अगर आप खाली बात करें, अब जैसे कि इंडिया में ऐसे बहुत से शहर हैं जो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप वहाँ पे उनका खाना खाएंगे तो इतना तीखा होता है, इतना उसमें मिर्ची होती है, आपके वहाँ के जो लोग हैं ना, आप उनको बोलो नमस्ते कैसे हो, फट करके झापड़ मार देंगे, इतना क्रोध है उनके अंदर। अब भाई मैंने तो नमस्ते बोला था, नहीं तुमने ठीक से नमस्ते नहीं बोला। क्रोध है अंदर, उनकी गलती नहीं है, उनका आहार ही ऐसा, वो खाना ही ऐसे खाते हैं। तो जो आपके पेट के अंदर जो केमिकल बनेगा, जो ऊपर तक आपके दिमाग तक आएगा, वही आप करेंगे, वही आपकी सोच होगी और वही आपका ऑरा बनेगा। तो जो आपका ऑरा बन गया एक बार, तो उसको चेंज करने में बहुत टाइम लगता है, और वो ऑरा जो है आपका, वही आपके लिए अच्छाई या बुराई को अट्रैक्ट करेगा। उसमें और कोई फॉर्मूला है ही नहीं। आपको जो करना है कर लो, आपको जो सीखना है सीख लो, जो बुक लाके मेरे सामने रखनी है रख लो। मैंने जो बोला लकीर की फकीर है, मतलब आपका अंदर का जो आहार, फिर जो ऑरा, और जो ऑरा बना उसके ऊपर आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको मेरे को और कोई फॉर्मूला दिखा दो, चलो मैं चैलेंज करता हूँ। आपको जो पूजा पाठ करनी है कर लो, जिस बाबा जी के पास जाके उसके पैर छूने हैं छू लो, जो करना कर लो। क्या बात है। फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है सात्विक फूड, और फिर उसके बाद उसके साथ साथ आपके कर्म, फिर वापस कर्म के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन बेस जो है वो फूड है। क्योंकि मैंने हाल ही में ये थोड़ा सा अपने ऊपर ही शोध किया, तो मैंने देखा कि फूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है होश अवेयरनेस आने में। अभी मैं जो क्रियाएं करता हूँ, त्राटक क्रियाएं हैं, तो मैं हफ्ते में 2 दिन त्राटक करता हूँ, 6-6 घंटे सर। क्या पावर है त्राटक में, अमेजिंग। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर आकर थोड़ा सा स्पाइसी खाता हूँ, तो वो होश डगमगाता है, होश डगमगा जाता है। जब तक दोबारा वो आप क्रिया नहीं करते, तब तक वो स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो इसलिए ये तो मेरा पर्सनल आपसे सवाल था। मेरा फेवरेट फ्रूट क्या बताऊँ आपको? हाँ जी। जो लोग उपवास में खाते हैं ना, वरीचा भात, वो मीठा स्वीट पोटैटो, साबूदाना खिचड़ी, जो लोग कुट्टू के उपवास में खाते हैं, हाँ। मैं वो नॉर्मल खाता हूँ। कभी कभार मूड में आया तो वड़ा पाव भी खा लिया, कभी कभार बटर पनीर भी खा लिया, वो अलग है। लेकिन वो मेरा मेन फूड जो है, जो 5:30 बजे जो मेरा डिनर होता है। 5:30 बजे डिनर होता है? हाँ, वो तो आप, ये जैन का सिस्टम नहीं है, ये ही सिस्टम है। ये बात जैनिज्म की नहीं है। हाँ, ये सिस्टम ये है कि आप अगर खाना खाते हो, सोने से पहले आपका खाना हजम हो जाना चाहिए। बोलो क्यों? क्योंकि अगर आपके पेट में सोते वक्त खाना बच गया, तो आप जब सो रहे हो तो आपकी बॉडी की एनर्जी वो उस खाने को हजम करने में जा रही है। अगर आपके पेट में खाना नहीं है और वो एनर्जी हजम करने में नहीं जा रही है, तो वही एनर्जी आपको हील करने में जा रही है।
आपकी बॉडी को रिपेयर करने में जा रही है, आपकी स्किन को रिपेयर करने में जा रही है, आपकी जो लिवर और किडनी है उसको रिपेयर करने में जा रही है। क्या बात है। इसी पे सर कैसे करा जाए कंट्रोल, ये मैं पर्सनल सवाल भी पूछना चाहता हूँ, और ये ही बहुत लोगों का क्वेश्चन भी होगा। पूरा दिन फूड कंट्रोल हो जाता है, लेकिन रात को ऐसा खाना चाहिए वरना नींद नहीं आती। वो आपके दिमाग में है, इसके लिए नींद नहीं। अब मेरे पेट में अगर खाना है तो मुझे नींद नहीं आती, मैं चलते रहता हूँ। अगर लेट खा लिया ना किसी पार्टी वार्टी में गए, वो भूत के जैसे मैं चलते रहता हूँ बिल्डिंग में जब तक खाना हजम नहीं होता। 11 बजे तक चल रहा हूँ, जब तक खाना हजम नहीं होगा मैं नहीं जाऊँगा, सोऊंगा नहीं। क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा आ गया यार खाली पेट भूख लग रही है, अब नींद नहीं आएगी। मेरे पेट में अगर खाना है तो मुझे नींद नहीं आती। तो दिमाग को ट्रेन करो ना ऐसे। कैसे कनेक्ट करें लोग आपसे, कैसे जुड़ें आपसे लोग जो भी आपसे टीचिंग लेना चाहते हैं, जो भी आपसे क्लासेस लेना चाहते हैं? आगे आने वाले टाइम पे हम आपको किस रूप में देखेंगे? स्पिरिचुअल टीचर ही सामने आएगा? क्योंकि अभी हमने हाल ही में आपकी आदिपुरुष देखी थी और एक्टिंग के हम फैन हो गए थे आपकी। आपने वही ब्रह्म तत्व की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन ब्रह्मदेव का ही आपने रोल किया उसमें। मैं जितना हो सके ना इंस्टाग्राम पे मुझे जो भी मैसेजेस आते हैं, जितना बन सकता है मैं 99% कोशिश करते हो आप कोशिश रिप्लाई करता हूँ करते कि उसको मैं रिप्लाई करना, जितना मुझसे बन पड़ता। अब कभी कभी क्या होता है, लोग ऐसे पूछते हैं मुझे, ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम लिख देते हैं ना, जैसे लगता है कि पता नहीं किसी और जग से आई है, मतलब मार्स या प्लूटो से आई है, वो नाम ही नहीं सुने। भैया मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक पेशेंट रहा हूँ, मुझे बीमारियाँ थी। आज मैं मेक्सिको में जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया था वो 6 घंटे का था आयुर्वेद के ऊपर। 6 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ कि आयुर्वेद में क्या है, वो साइंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने कोई डॉक्टरी नहीं करी है। तो जो मुझे पता है आयुर्वेद के बारे में, जो एक जनरल नॉलेज है, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है, वो मैं आपको बोलूँगा। कितने बजे उठना है, कितने बजे उसके दिनचर्या क्या है, बारिश के सीज़न में क्या करना है, सर्दी में क्या करना है, गर्मी में क्या करना है, वो तो मैं बोल सकता हूँ। एक स्पेसिफिक बीमारी अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे लिख के पूछोगे, फिर एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आंसर दूँ, तो मैं उसमें फिर 2-3 डॉक्टर जो मेरे पहचान के हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन वाले, उनके नाम दे देता हूँ। डिम्पल जांगड़ा है, नुपुर है, यहाँ पे शत आयुर्वेदा है दिल्ली में, उनके नाम दे देता हूँ। और क्या करूँ। बहुत ही धन्यवाद सर आपका आने के लिए, और बहुत ही मजा आया आपसे बात करने के लिए। इस बुक का लिंक मिल जाएगा, अमेजोन पे है बुक? अमेजोन पे है, इसका किंडल पे भी आएगी, तो इसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आई होप ये पॉडकास्ट जितना प्यार से हमने बनाया है उतना ही आपको पसंद आया हो। सर की सारी डिटेल्स और इस बुक की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जरूर जाके बाय करें और अपनी लाइफ को अभी चेंज करें। क्या था इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट, हमें जरूर कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू अगेन सर, मजा आया आपसे बहुत बात करके। थैंक यू सो मच।